ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 79। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचिंग होंग और मू यूरू की कंडीशन को युनची ने केवल 2 महीने में सही कर दी थी, जिससे सुनकर मू युबाई हैरान था। वो जानता था कि युनचिंग होंग और मू यूरू की हालत कितनी खराब थी। उनका ठीक हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, और वो भी इतने कम समय में। मू युबाई ने युनचे के कंधे पकड़े और जोर से कहा है, अच्छे बच्चे, तुमने मेरे ब्रदर इन लॉ को बचाया, यानी पूरे युन फैमिली को बचाया। तुमने मेरी छोटी बहन को बचाया, यानी तुम हमारे मू फैमिली के भी उपकारी हो। अब आगे। मू युबाई की आंखें चमक उठती हैं। वो युनचे से कहता है, लड़के, क्यों ना हम स्वॉन ब्रदर्स बन जाए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम मेरे छोटे भाई। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उनका सर फोड़ दूंगा। यह सुनकर युनचे के पसीने छूट गए। वो घबराकर हाथ हिलाते हुए कहता है, सीनियर मू, यह नहीं हो सकता। मैं बस एक जूनियर हूं। मैं आपके साथ स्वॉन ब्रदर्स बनने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं। उम्र का फर्क तो ठीक था, पर मू युबाई उसका सगा मामा था। अगर वो स्वॉन ब्रदर्स बन गए तो सच्चाई सामने आने पर बड़ी गड़बड़ हो जाती। मू युबाई हाथ झटकते हुए कहता है, क्या जूनियर, सीनियर, सिर्फ तुम्हारी मेडिकल स्किल्स और हिम्मत के लिए तो मैं तुम्हें बड़ा भाई भी बुला सकता हूं। युनचे परेशान होकर कहता है, सीनियर मू, मैं बस। मू युबाई का चेहरा उतर जाता है। वो नाखुश होकर कहता है, क्या मैं तुम्हारी नजर में कुछ नहीं हूं? युनचे जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। समस्या यह है कि मैं पहले से ही युनचाओ के साथ स्वॉन ब्रदर्स बन चुका हूं। आपकी बहन और ब्रदर इन लॉ मेरे गॉड पेरेंट्स हैं। अगर मैं आपके साथ स्वॉन ब्रदर्स बन गया तो सारे रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। मू युबाई बेपरवाही से कहता है, तो क्या हुआ? यह सब जरूरी नहीं है। मू यूरू मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बिग ब्रदर, अब चेयर को और परेशान मत करो। अगर स्वॉन ब्रदर्स बनना ही है तो थोड़ी सच्चाई तो दिखाओ। ऐसे डराओगे तो कैसे चलेगा? मू युबाई अपने सर पर मारता है और कहता है, तुम सही कह रही हो छोटे भाई युन। मैं पहले रूड था। किसी दिन हमारे मू फैमिली आओ, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई जरूर दिखाऊंगा। मू यूरू कहती है, ठीक है बिग ब्रदर, अब घर जाकर फादर को सब बता दो ताकि वो तैयार हो जाए। 2 दिन बाद मैं भी चिंगहोंग के साथ मिलने आऊंगी। मू युबाई कहता है, अगर बूढ़े आदमी को पता चला कि तुम दोनों ठीक हो गए हो तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। जब आना तो इस बच्चे को जरूर साथ लाना। युनचिंगहोंग कहता है, शोएर, अपनी मां के साथ अपने मामा को विदा करो। युनचाओ, जो अभी तक हैरान था, कहता है, जी फादर। मू युबाई समझ गया कि युनचिंगहोंग को युनचे से अकेले में बात करनी है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जब वो चले गए तो कोर्टयार्ड में सिर्फ युनचिंगहोंग और युनचे बचे थे। तभी युनचे और युनचिंगहोंग के सामने 2 फिगर चमके और उनके सामने उतरे। एक हल्की हंसी के साथ एक आवाज आई। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन कहता है, हो युनचिंगहोंग, बहुत समय हो गया। युनचिंगहोंग सर हिलाता है। उसकी आवाज में गहरा अफसोस था। ब्रदर अंडर हेवन, सच में बहुत समय हो गया। हेलियन पेंग कहां है? क्या तुम उसे पकड़ पाए? अनपैरेलल्ड अंडर हेवन हंसता है। वो कमीना बहुत तेजी से भागा, लेकिन मैंने उसके पिछवाड़े पर एक अच्छी लात मारी है जो उसे कुछ दिन तक दर्द देगी। इससे मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। नंबर 1 अंडर हेवन आगे बढ़कर एक जूनियर की तरह सम्मान से झुकता है। युनचिंगहोंग मुस्कुराकर सर हिलाता है, लेकिन फिर गंभीर हो जाता है। उसने अनपैरेलल्ड अंडर हेवन को अपने बड़े भाई ग्रेट एम्बिशन अंडर हेवन के लिए एक संदेश दिया। वो बताना चाहता था कि ड्यूक हुआई की एम्बिशन अब सामने आ चुकी है और लिटिल डीमन एम्प्रेस की आने वाली ग्रैंड सेरेमनी खतरे से खाली नहीं होगी। इसलिए वो 5 दिन के अंदर खुद उनसे मिलकर जरूरी मामलों पर चर्चा करना चाहता है। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन हंसता है और कहता है, आपका आना हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन मुझे डर है कि हमारे पेट्रियार्क 5 दिन का इंतजार नहीं कर पाएंगे और खुद ही आपसे मिलने आ जाएंगे। वो आगे कहता है, पेट्रियार्क युन, अभी आपके फैमिली में बड़ी घटना हुई है। आप जरूर व्यस्त होंगे। हम बस अलविदा कहने लौटे थे, अब और नहीं रुकेंगे। मैं आपके शब्द पूरे पहुंचा दूंगा। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन ने बिना यह पूछे कि युनचिंगहोंग कैसे ठीक हुए, वहां से जाने की इजाजत मांगी। युनचिंगहोंग भी उसी तरह इशारा करता है, जरूर। नंबर 1 अंडर हेवन ने युनचे की तरफ सर हिलाया। युनचे मुस्कुराते हुए कहता है, हम 1 महीने में फिर मिलेंगे। वैसे लिटिल डीमन एम्प्रेस की ग्रैंड सेरेमनी नजदीक है। उस वक्त एक बद्दा तूफान उठ सकता है, इसलिए अभी हेलियन फैमिली से पर्सनल दुश्मनी में उलझने का सही समय नहीं है। बदला ठंडा करके खाने में ही मजा है। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन और नंबर 1 अंडर हेवन ने उसकी बात मानी और वहां से चले गए। यह साफ था कि आज यून फैमिली में जो हुआ
वो शाम तक पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगा। ड्यूक हुआई की एम्बिशन अब सबके सामने आ जाएगी, जिससे डीमन इंपीरियल सिटी में तनाव बढ़ेगा और 12 गार्डियन फैमिलीज में घबराहट फैल जाएगी। 1 महीने बाद होने वाली लिटिल डीमन एम्प्रेस की ग्रैंड सेरेमनी अब इल्यूजरी डीमन रेल्म के भविष्य के लिए एक मोड़ बनने वाली थी। जल्द ही मू यूरू और युन शाओ लौट आए। मू यूरू दौड़कर युन चिंगहोंग के पास जाती है। मू यूरू घबराकर पूछती है, पेट्रियार्क्स क्रेस्ट का क्या हुआ? वो तुम्हें कहां से मिला? युन चिंगहोंग भी यही जानना चाहता था। वो युनचे की तरफ देखता है और जवाब देता है, छेर ने मुझे दिया था। मू यूरू हैरानी से मुड़ती है। छेर? युन चिंगहोंग शांति से कहता है, छेर, क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम हमें इस पेट्रियार्क्स क्रेस्ट के बारे में बताओ? युनचे ने खुद को शांत किया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैं आप सबको वो सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। कमरे में घुसने के बाद दरवाजा बंद हो गया। युन चिंगहोंग ने पेट्रियार्क्स क्रेस्ट निकाला। वो बेचैनी से पूछता है, चेर, मुझे बताओ, ये तुम्हें कहां से मिला? इस सवाल पर सबकी नजरें युनचे पर टिक गईं। युनचे ने जवाब देने के बजाय युन चिंगहोंग और मू यूरू के सामने अपने दोनों घुटनों पर बैठ गया। युनचे ने अपना सर उठाया और अपने जन्म देने वाले माता पिता को देखा। धीरे धीरे उसने अपनी हथेली खोली। युनचे कहता है, पापा मम्मी, क्या आपको ये चीज याद है? उसकी हथेली पर एक पुराना पेंडेंट था। पेंडेंट देखते ही युन चिंगहोंग और मू यूरू पर जैसे बिजली गिर गई। मू यूरू ने पागलों की तरह पेंडेंट छीन लिया। मू यूरू कांपती हुई आवाज में बोलती है, मिरर ऑफ समसारा, ये मिरर ऑफ समसारा है, ये सच में मिरर ऑफ समसारा है। युन चिंगहोंग का चेहरा बिगड़ गया था। वो मुश्किल से बोल पाता है, ये मिरर ऑफ समसारा तुम्हें कहां से मिला? कहीं ऐसा तो नहीं तुम? युनचे ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना बायां हाथ उठाया, जिस पर प्रोफाउंड हैंडल का निशान साफ चमक उठा। युनशाओ चीखता है, आह, प्रोफाउंड प्रोफाउंड हैंडल! मिरर ऑफ समसारा और प्रोफाउंड हैंडल को एक साथ देखकर मू यूरू सन्न हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो बेहोश होकर पीछे गिर गई। युन चिंगहोंग की सांस रुक गई थी। जिस पल प्रोफाउंड हैंडल चमका, खून उसके दिमाग में चढ़ गया और वो भी लगभग बेहोश होने वाला था। युनचे की आंखें धुंधली थीं जब उसने नरम आवाज में कहा, 16 साल का होने से पहले मेरा सरनेम युन नहीं बल्कि चाओ था। मुझे शाओचे बुलाया जाता था। मैं इल्यूजरी डीमन रेल्म से नहीं हूं। मैं प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के ब्लू विंड नेशन में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी नाम के शहर में बड़ा हुआ। मेरे गोद लिए हुए पिता का नाम स्याओ यिंग था और मेरे दादा स्याओ ली हैं। युनचे का हर एक शब्द युन चिंगहोंग के कानों में बिजली की तरह गूंजा। उसका शरीर जोर से हिला और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। युन चिंगहोंग कहता है, बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे। मू यूरू एक दर्द भरी चीख मारती है। युनशाओ का हाथ झटक कर युनचे पर कूद जाती है। वो उसे इतनी जोर से गले लगाती है जैसे उसकी जान उसी में अटकी हो और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि मानो पूरी दुनिया का रंग फीका पड़ गया हो। युन चिंगहोंग आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। जो शब्द वो कहना चाहता था वो उसके गले में ही फंस गए। अब उन्हें सब समझ आ गया था। वो मिरर ऑफ समसारा वही था जो उन्होंने सालों पहले अपने बेटे के गले में डाला था। वो प्रोफाउंड हैंडल का निशान एक और पक्का सबूत था और युनचे द्वारा बताए गए नाम, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट, ब्लू विंड नेशन, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी और श्याओ यिंग, सब वही थे। उन्होंने ये बातें युनचे को युनशाओ की कहानी बताते समय कही थीं, लेकिन श्याओली का नाम कभी नहीं लिया था। इसके अलावा युनचे का चेहरा खुद युन चिंगहोंग की जवानी से मिलता था और वो पहली मुलाकात का अपनापन। युन चिंगहोंग को अचानक सब साफ हो गया। युनचे का युन फैमिली में आने का कारण, उनके अपराध शरीरों को ठीक करने की उसकी जिद, युन फैमिली को बचाने के लिए उसकी लड़ाई और युनशाओ का स्वॉन ब्रदर बनने की उसकी इच्छा। वो समझ गया कि युनचे उन्हें फादर और मदर क्यों बुलाना चाहता था, क्योंकि वो उनका अपना खून था। वो बेटा जिसे उन्होंने 20 साल से ज्यादा पहले खो दिया था, ऊपर वाले ने उसे उनके पास वापस भेज दिया था। भले ही उसके दिल में कई संदेह थे, वो इतने खूबसूरत अंजाम का सपना देखने की हिम्मत नहीं कर पाया था। मू यूरू की आवाज रो रो कर बैठ चुकी थी। वो कहती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। युनचे की कमीज आंसुओं से भीग गई, लेकिन इस नमी में एक ऐसी गर्मी थी जो सीधे उसके दिल में उतर रही थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाकर अपनी मां के कांपते हुए कंधों को सहारा दिया। वो धीरे से कहता है, फादर, मदर, ये बच्चा नाफरमान है क्योंकि 20 साल से ज्यादा मैं आपके पास नहीं रह सका। युन चिंगहोंग कहता है, सब ठीक है, अब जब तुम लौट आए हो सब ठीक है।
बस इतना कहकर युन चिंग चुप हो गया, अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। युन चाओ बस हैरान खड़ा था। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, बिग ब्रदर पापा और मम्मी का असली बेटा है, तो मेरा क्या? शायद मैं सच में उनका सगा बेटा नहीं था। यह सच वो पहले से जानता था, लेकिन जब तक युन चिंग और मू यूरू ने इसे स्वीकार नहीं किया था, उसके दिल में एक धुंधला पर्दा था जिसे वो हटाना नहीं चाहता था। आज वो आखिरी पर्दा भी फट गया। उसकी भावनाएं अस्त व्यस्त थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। युनचे के शब्दों ने मू यूरू को और भी जोर से रोने पर मजबूर कर दिया। उसका बेटा न सिर्फ वापस आ गया था, बल्कि इतना उत्कृष्ट और दयालु भी था। उसने उनके प्रति कोई नफरत नहीं रखी, बल्कि उन्हें एक नया जीवन दिया। पिछले 22 सालों में उसने अनगिनत बार ऊपर वाले को कोसा था, लेकिन अब वो दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। युनचे ने सोचा था कि वो शांत रह पाएगा, लेकिन अपनी मां के गले लगकर, उसकी दिल से निकली चीखें सुनकर उसकी आंखें भी नम हो गईं। 2 जीवनों के बाद आज उसे एहसास हुआ कि मां की गोद कैसी होती है। वो आखिरकार अब एक बिना मां बाप का आवारा नहीं था। कुछ समय बाद मू यूरू का रोना आखिरकार शांत हुआ। युन चिंग ने राहत की सांस ली। वो शांत आवाज में कहता है, यूरू, ऊपर वाले ने हमारा बेटा हमें वापस दे दिया है। यह खुशी की बात है, लेकिन देखो, तुम्हारे रोने ने चेयर और शावेर को डरा दिया है। मू यूरू ने सर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने युनचे का चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से फुसफुसाई, हाँ, ये मेरा बेटा है। चेयर, मेरा बेटा। उसके हाथ अपने बेटे को छोड़ने से मना कर रहे थे, जैसे डर हो कि वो फिर से गायब हो जाएगा। उनके पास युन चाओ हिचकिचाते हुए आगे आया। वो डरते हुए कहता है, फादर, मदर, बिग ब्रदर, बधाई। आखिरकार एक फैमिली के रूप में मिलन पर बधाई। युनचे युन चाओ को पास खींचते हुए कहता है, ये एक फैमिली वो नहीं, ये हमारा फैमिलीज का मिलन है। तुमने ऐसे कहा जैसे तुम फैमिली का हिस्सा ना हो। युन चाओ हैरान दिखता है, लेकिन मैं। वो अपना सिर झुकाता है और बेजान आवाज में कहता है, मैं भविष्य में, क्या मैं अब भी आप दोनों को पापा और मम्मी बुला सकता हूं? यह सुनकर युन चिंग और मू यूरू हंस पड़े। मू यूरू नरम आवाज में कहती है, पगले बच्चे, तुम हमेशा हमारे शावेर रहोगे। वो बेटा जिसे हमने बड़ा होते देखा, तो हम तुम्हें पापा और मम्मी कहने से क्यों रोकेंगे? युनचे उसका सर पर थपथपाते हुए कहता है, हे युन चाओ, हम स्वॉन ब्रदर्स हैं। हमने कसम खाई थी कि तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता होंगे और मेरे माता पिता तुम्हारे समझे। कुछ समय तक इसी तरह इन सभी में बातचीत चलती रही, जिसमें युनचे सब कुछ बता देता है कि छोटे से बड़े होने तक उसके साथ क्या क्या हुआ और वो यहां कैसे पहुंचा। साथ ही वो बता देता है कि उसके फादर के स्वॉन ब्रदर श्याओ यिंग का बहुत पहले ही देहांत हो गया। युन चिंग ने भी श्याओ युन को सब सच सच बता दिया कि वो स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और उसके फादर श्याओ यिंग ही थे। हालांकि अभी भी युनचे और उसके पेरेंट्स श्याओ युन को फैमिली मेंबर मानते थे, जिससे श्याओ युन के दिल में गर्माहट भर जाती है। इसके साथ ही युनचे उन्हें यह भी बताता है कि वो अपने दादा युनचंग हाई यानी युन चिंग के फादर से भी मिल चुका है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जिसे सुनकर मानो युन चिंग पर बिजली गिर गई हो। वो फूट फूट कर रोने लगा, जिसे देखकर युनचे शाओ युन को लेकर कोर्टयार्ड में आ गया, जहां उसने शाओ युन से लिटिल डीमन एम्प्रेस के बारे में पूछा, जिस पर शाओ युन ने बताया कि वो फादर से कई बार मिलने आ चुकी है। हिचकिचाते हुए उसने कहा कि है, लिटिल डीमन एम्प्रेस का ऑरा बहुत डरावना है। मैं कभी उनकी आंखों में सीधे नहीं देख पाया। उनका चेहरा भी हमेशा जम गया सा लगता है। पापा ने बताया था कि वो बहुत क्रूर हैं। जब उन्हें पोजीशन मिली थी तो बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया। उन्होंने बहुत से लोगों को खुद मारा था। उसके बाद सब उनसे डरने लगे। युनचे ने क्यूरियोसिटी से पूछा, श्याओ युन, लिटिल डीमन एम्प्रेस का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? लिटिल डीमन एम्परर ने उससे शादी क्यों की? श्याओ युन ने समझाना शुरू किया, डीमन एम्परर की कई बीवियां हो सकती हैं, लेकिन डीमन एम्प्रेस पहले से ही तय होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डीमन एम्परर की ब्लड लाइन को बिल्कुल प्योर रखने के लिए होने वाली डीमन एम्प्रेस के पास भी सबसे प्योर डीमन एम्परर्स ब्लड लाइन होनी चाहिए। यह एक बुनियादी रूल था जिसे डीमन एम्परर की ब्लड लाइन कभी तोड़ नहीं सकती थी। शाओ युन ने आगे बताया कि दूसरी बीवियों से पैदा हुए बच्चों को ड्यूक की उपाधि मिलती थी, लेकिन वो कभी एम्परर नहीं बन सकते थे। इस वजह से पिछले हजारों सालों में पुराने डीमन एम्परर्स ने डीमन एम्प्रेस के अलावा शायद ही किसी और से शादी की हो। इसलिए अब इल्यूजोरी डीमन रॉयल फैमिली में कोई ग्रैंड प्रिंस नहीं है। ड्यूक हुईये और उसके पिता ड्यूक हुआई डीमन एम्परर की ब्लड लाइन के सबसे नजदीकी रिश्तेदार हैं, लेकिन उनकी रगों में भी ब्लड लाइन बहुत हल्की है। युनचे जो सुन रहा था वो एकदम स्टन्ड था।
उसने अंदाजा लगाते हुए पूछा, अगर मैं सही समझ रहा हूं, डीमन एम्परर की ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए डीमन एम्प्रेस के पास भी सेम ब्लड लाइन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है लिटिल डीमन एम्परर और लिटिल डीमन एम्प्रेस आपस में। शाओयुन ने आराम से कहा, ओह, लिटिल डीमन एम्प्रेस लिटिल डीमन एम्परर की बिग सिस्टर है। युनचे ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। शाओयुन को समझ नहीं आया कि युनचे का चेहरा क्यों बिगड़ गया। उसने पूछा, बिग ब्रदर, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना अजीब क्यों हो गया? युनचे ने पूछा। डीमन एम्परर की ब्लड लाइन पीढ़ियों से ऐसी ही चलती आ रही है। शाओयुन ने ऐसे सिर हिलाया जैसे ये नॉर्मल बात हो और कहा, हाँ। उसने समझाया कि हर जनरेशन में डीमन एम्परर और डीमन एम्प्रेस एक बेटा और एक बेटी पैदा करते हैं जो अगली जनरेशन के डीमन एम्परर और डीमन एम्प्रेस बनते हैं। ऐसा इसलिए ताकि ब्लड लाइन पावर क्लैन से बाहर न जाए। युनचे ने कुछ देर तक शाओयुन को घूरा और फिर धीरे से कहा, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में खून के रिश्तेदार आपस में शादी नहीं कर सकते। शाओयुन की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, क्यों? अपने सबसे करीबी से शादी करने से ही तो अगले बच्चे की ब्लड लाइन सबसे प्योर होगी। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट, कितना अजीब है। युनचे ने अपने दांत पीसते हुए सोचा, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लोगों की नजर में तुम लोग अजीब हो। इसे कहते हैं कल्चरल डिफरेंसेस। अब उसे समझ आया कि लिटिल डीमन एम्परर ने उस डरावनी लिटिल डीमन एम्प्रेस से शादी क्यों की। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। ऐसा लगता है कि इल्यूजरी डीमन एम्परर बनना भी आसान नहीं है। युनचे ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब जब लिटिल डीमन एम्परर मर चुका है तो पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म में सिर्फ लिटिल डीमन एम्प्रेस है जिसके पास सबसे प्योर ब्लड लाइन है। अकेले अगली जनरेशन पैदा करना तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब लिटिल डीमन एम्प्रेस के बाद प्योर डीमन एम्परर्स ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी। ऊपर से वो एक औरत है, इसलिए सारे ड्यूक्स उसके खिलाफ जा रहे हैं। शाओयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां बिल्कुल सही। फादर ने कहा था कि यह डीमन एम्परर्स क्लैन के सामने पिछले 1 मिलियन साल का सबसे बड़ा क्राइसिस है। युनचे ने कहा, लिटिल डीमन एम्परर बहुत बेवकूफ था। वो जानता था कि उसकी जान पर पूरे डीमन एम्परर्स क्लैन का भविष्य टिका है। अगर वो मर गया तो प्योर ब्लड लाइन वाला कोई नहीं बचेगा। उसे पता होना चाहिए था कि अकेला प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट गया तो जरूर मरेगा। अगर सुइसाइड ही करना था तो कम से कम तब तक रुक जाता जब तक लिटिल डीमन एम्प्रेस एक बेटा और एक बेटी पैदा न कर देती। अचानक युनचे की भौहें सिकुड़ गईं और वो सोचने लगा, लिटिल डीमन एम्परर को ब्लड लाइन पास डाउन करने की वैल्यू किसी से भी ज्यादा पता होनी चाहिए थी। तो फिर वो इतनी बेवकूफी से सुइसाइड करने क्यों गया? एक पॉसिबिलिटी युनचे के दिमाग में चमकी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी और छुपे हुए कारण से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट गया था, या फिर वो वहां मरा ही नहीं? ये सब एक झूठ है जो किसी ने कोई राज छुपाने के लिए बनाया है। आखिरकार लिटिल डीमन एम्परर गायब हुआ था। किसी ने उसे जाते हुए देखा नहीं था। अगर वो बेवकूफ नहीं था तो इसके पीछे कोई साजिश थी। युनचे ने अपनी आंखें बंद की और लिंकुन के शब्दों को याद किया जो उसने हेवनली सोर्ड विला में कहे थे, तुम्हारा डीमन एम्परर बहुत पहले ही मर चुका है। हमारे माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के सोर्ड मास्टर और सन मून डिवाइन हॉल के हेवनली मोनार्क के हाथों मरते वक्त उसकी चीखें कितनी दर्दनाक थीं। युनचे ने सोचा, लिंकुन ने उसकी दर्दनाक मौत के बारे में बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि वो कहां मरा। उसने कभी नहीं कहा कि वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में मरा था। शाओयुन ने युनचे के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस नहीं किया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, लिटिल डीमन एम्परर सच में जल्दबाज था। मैंने सुना है कि शादी वाले दिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और नशे में उसने जल्दबाजी में काम किया। शायद इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं था कि अपनी शादी की रात अपनी बिग सिस्टर का सामना कैसे करे। मैंने फादर से सुना है वो लिटिल डीमन एम्प्रेस से बहुत डरता था। युनचे ने पूछा, डरता था? शाओयुन ने कहा, रिस्पेक्ट और डर दोनों। लिटिल डीमन एम्प्रेस की प्रोफाउंड एनर्जी कल्टीवेशन हमेशा उससे ज्यादा थी। बचपन से ही वो एक डोमिनियरिंग पर्सन थी। जब भी लिटिल डीमन एम्परर बदमाशी करता वो उसे तब तक पीटती जब तक वो मान न जाए। मैंने मदर से सुना था कि एक बार फादर और लिटिल डीमन एम्परर 1 महीने के लिए गायब हो गए थे। जब वो वापस आए तो लिटिल डीमन एम्प्रेस ने लिटिल डीमन एम्परर को बहुत पीटा और साथ में फादर को भी। उनकी 30 से ज्यादा हड्डियां टूट गई थीं। युनचे का दिल उछल पड़ा। उसने सोचा, तो इतनी जालिम है वो। शाओयुन ने आगे बताया, लेकिन पिछले डीमन एम्परर और लिटिल डीमन एम्परर की मौत के बाद उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल गई। उसका ऑरा, उसकी आंखें, सब कुछ डरावना हो गया। पिछले 100 सालों में वो कभी मुस्कुराई ही नहीं। युनचे ने सोचा, अपने पिता और भाई या पति को खोया है
सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। ऊपर से वो एक औरत है। इतने रिजेक्शंस और प्रेशर के बीच अगर वो स्ट्रांग और क्रूर ना होती तो 100 साल छोड़ो 10 साल भी नहीं टिक पाती। शाओयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, फादर ने भी यही कहा था और वो डीमन एम्परर क्लैन के भविष्य के लिए चिंता भी करते थे। युनचे ने कहा, छोड़ो, ये उसकी प्रॉब्लम है। यह भी पक्का नहीं है कि वो 1 महीने बाद भी लिटिल डीमन एम्प्रेस रहेगी या नहीं। वो ड्यूक हुआई खुलेआम दंगा करने से नहीं डर रहा। लगता है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना। First.